हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर का इतिहास। तो जनरली कंप्यूटर कैसे आज हमारे पैकेट्स में आ गया, क्या मतलब आप क्या सोच रहे हो कि कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ हुआ कि कंप्यूटर्स सडनली इनके इन्वेंटर जो थे, इनके आविष्कारक जो थे मतलब उठे और फटाक से कंप्यूटर्स को बना दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कंप्यूटर्स को एक जनरेशन वाइज में बांटा गया। कंप्यूटर्स का इतिहास के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी पूरी जानकारी अब भी लेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर हमारा किस किस प्रोसेस से डेवलप हुआ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना है पीढ़ी, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन। तो जब टेक्नोलॉजी का विस्तार कदम दर कदम होता चला गया उसे हम जनरेशन कहते हैं। मतलब जब टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप और डेवलप होती चली गई, वो हमारी क्या कहलाई? जनरेशन कहलाई। इस तरह से कंप्यूटर के जनरेशन्स को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन्स के रूप में कंप्यूटर्स को बेसिकली बांटा गया है, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे जनरेशन्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रथम जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का एक छोटा सा कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे फोटो मैंने सेट करके दिया है। आप कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1956 ईस्वी के बीच ये कंप्यूटर्स हमारा बन के तैयार हुआ था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुकली के द्वारा एनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आप देखो, ये जो डेटा आपको दिख रहा है पूरी की पूरी आप इसे नोट्स करते चले जाओ। अगर फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सामने कॉपी एंड पेन रखो और आप इसको नोट भी करते चले जाओ। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। अगर वीडियो को सेव करना है तो आप सेव या डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जनरली फ्रेंड्स, इसमें है क्या ऑप्शन कि सन 1946 से स्टार्ट हुआ ये वर्क, ठीक है। और सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारा बना जिसका नाम रखा गया एनिक, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एकदम पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रहता है कि फर्स्ट क्या था कंप्यूटर। तो एनिक इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक निर्माण हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब, आपने निर्वात पंप के बारे में पढ़ा होगा, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इसका आविष्कार 1904 में, किसका? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इस पीढ़ी में एनिक के अलावा और भी अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जैसे इडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप देखो, मैंने पूरी शॉर्टकट्स मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको नोट करते चले जाओ। और चूंकि इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता रहता है। दूसरा था हमारा इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एंड यूनिवैक 1। तो इस तरह के बहुत से कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में। ये जो साइज देख रहे हो, कितना बड़ा साइज था एक कंप्यूटर्स का, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार में बहुत बड़े होते थे। इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जाता था। मतलब जो सबसे अगर मैं आपको माइनस पॉइंट्स बताऊं तो यही चीज़ था कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़ा, काम करने में बहुत ही ज़्यादा स्लो और मेमोरी भी नहीं होती थी, जिस कारण से इसमें हम लोग डेटा को भी स्टोर नहीं कर पाते थे। और इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण, मतलब रखो कि इतनी ज़्यादा डाउनग्रेडेड होने के बावजूद भी इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। कारण क्या था कि उस समय इसका निर्माण हो रहा था, उस समय ये डेवलप हो रहा था, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए कुछ नया चीज था, तो इसको बनाने में बहुत खर्च आया। इस कारण से ये आम जनता की पहुंच से बहुत दूर था। मतलब जनरली इतनी महंगी कंप्यूटर्स थी कि कोई आम लोग इसको खरीद ही नहीं सकता था, किन्हीं में इतना पावर ही नहीं होता था कि ये कंप्यूटर्स को परचेज कर सके। इसलिए ये आम जनता के सोच से भी दूर रखा गया था इस कंप्यूटर्स को। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण थे।
अगर लक्षण की बात करें तो कुछ कुछ लक्षण था, जैसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इसमें पंच कार्ड पे आधारित था, पंचिंग के थ्रू ये वर्क करता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक फील्ड्स जो होता है मैग्नेटिक ड्रम, उसका यूज किया गया था। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय, मतलब रखोगे उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, और मतलब आप रखो कि कंप्लीटली एक होता है ना कि हमारा ट्रस्टेबल वर्क करना, बिलीवेबल वर्क करना, तो वो चीज इसमें नहीं था। बहुत सारे एयर कंडीशनर का मतलब आप रखो कि एसी का प्रयोग किया गया था। होता क्या था कि ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 15,000 वॉट्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, जिसके कारण से ये बहुत ही जल्दी गर्म होता था, इसकी मशीन्स बहुत ही जल्दी गर्म होती थी, और इसको एयर कंडीशनर रूम का ज़रूरत हुआ इसके मशीन्स को ठंडा रखने के लिए। मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग किया गया था। इसमें मशीनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रामिंग सेक्टर्स में आओगे तो आप इस लैंग्वेजेस के बारे में जानोगे, जैसे आज के समय में जो यूज हो रहा है C++, जावा, C#, आप इसके बारे में सुने होंगे। तो जनरली इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज अब भी किया जाता है। उस समय में अपना ही एक अलग लैंग्वेज होता था, जैसे बाइनरी के बारे में आपने सुना था, डेसिमल, हेक्सा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर्स में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ाऊंगा। और अगर मैं इस कंप्यूटर्स की साइज की बात करूं तो 40x20 स्क्वायर फीट, मतलब रखो कि 40 गुना 20 स्क्वायर फीट साइज में ये कंप्यूटर्स को बनाया गया था, मतलब 2 बेडरूम साइज। तो फ्रेंड्स था क्या कि ये कंप्यूटर साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और मेमोरी भी नहीं थी, काम भी बहुत ज़्यादा स्लो करता था, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, जिस कारण से इस कंप्यूटर्स को फिर से डेवलप किया गया नए तरीके से, नए से मतलब वे में, जिसको हम लोग सेकेंड जनरेशन में कन्वर्ट किए। तो जनरली फ्रेंड्स ये हमारा था फर्स्ट जनरेशन का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें हम लोग प्रथम चरण के कंप्यूटर्स के बारे में जाना कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारा कैसा था, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता था। आप इस पूरी प्रोसेसेस को आप नोट कर लो अपने कॉपीज में, और अगर कोई भी इश्यूज जनरेट हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उससे रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपका स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट को आप शेयर करो, जिनसे वो आसानी से कंप्यूटर को सीख सके, बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। थैंक यू।